हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज हब। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से, खाली इस चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 6 मार्क्स में से आपका एक भी मार्क्स कम ना हो, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अदर चैप्टर को आप पढ़ते हो। तो स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं कि एक चैप्टर को छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि इस चैप्टर में ज्यादा कुछ भी नहीं है पढ़ने लायक, पर इस चैप्टर में पढ़ने लायक बहुत कुछ है। और आज मैं यही चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पहले नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो सबसे पहले नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप नंबर्स के बारे में सीख जाओगे तो मैथ्स सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स तो एक नंबर का ही तो बना हुआ है। फिर दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम क्या है, ये थ्योरम जो बुक में दे रखी है, आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। तीसरा है एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एलसीएम एंड एचसीएफ आपको निकालना आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आता है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे कि आखिर रिलेशन क्या है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। फिर लास्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड में अक्सर ही पूछता है कि रूट टू को प्रूव करो कि ये इरेशनल क्यों है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसको रियल नंबर ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि रियल नंबर, क्योंकि रियल है, ये एग्जिस्ट करते हैं, इसको हम डे बाई डे अपनी लाइफ में यूज करते हैं। मतलब एक नंबर लाइन में जितने भी नंबर हम शो कर सकते हैं वही है हमारा रियल नंबर। नंबर लाइन के अंदर रूट के भी नंबर शो कर सकते हैं, जीरो भी आता है, निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, सभी नंबर आते हैं, वही रहता है हमारा रियल नंबर। तो क्या कोई ऐसा भी नंबर होता है जो रियल नहीं है? तो हाँ मेरे भाई, एक ऐसा भी नंबर होता है जो रियल नहीं होता है, जिसको हम इमेजिनरी बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में क्लास 11 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अब ये जान लो कि ये एक इमेजिनरी नंबर भी होता है। जो भी आपने अभी देखा होगा कि अंडर रूट के अंदर हमेशा आपने पॉजिटिव वैल्यू देखा होगा, पर अगर निगेटिव वैल्यू आ जाए तो इसी को हम पढ़ते हैं क्लास 11 में। आपका एक चैप्टर ही रहेगा, पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम आई से इंडिकेट करते हैं और इसको हम नाम देते हैं आयोटा। यही है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिटेल में हम पढ़ने के लिए क्लास 11 में जाएंगे, अभी हम क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर अभी जस्ट मैंने बताया, ये दो पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा रेशनल नंबर, एक होता है मेरे भाई रेशनल नंबर, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है ना, इरेशनल नंबर। तो अब रेशनल नंबर आप बहुत समय से पढ़ते आ रहे हो, रेशनल और रेशनल क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। तो रेशनल नंबर क्या होता है आप लोग बताओ। कि जितने भी नंबर होते हैं वो पी वाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर दी जाते हैं वही तो कहलाते हैं रेशनल नंबर, जहाँ पे क्यू क्या है, कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और जो तुम्हारा पी और क्यू क्या है, ये इंटीजर्स है, जैसे हम इंटीजर को इंडिकेट करते हैं। ये होता है बिलोंग टू, मतलब पी और क्यू किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर नंबर को बिलोंग कर रहा है। इतना समझ में आया? दुनिया के सभी नंबर जो हम काउंटिंग में करते हैं, जो निगेटिव में होते हैं, जो जीरो से होते हैं, ठीक है ना, तो वो सभी जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ही होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। 7, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। मतलब सभी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 तो ऑलरेडी यूनिवर्सल है, इसको तो होना ही चाहिए, 1 तो रहता ही है। तो सभी नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। अब बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर क्या कहलाता है? ऐसे नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में ना हो। सीधी सी बात है, ये अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में तो इसका जस्ट अपोजिट ही चलेगा कि पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। अब मेरे भाई बात ये आती है, अगर ये पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है तो किस फॉर्म में होगा? तो ये अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा तो क्या रूट के फॉर्म में होगा या डेसिमल के फॉर्म में होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जितने नंबर हैं रूट में वो सभी रेशनल नंबर कहलाते हैं? तो नहीं, यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर रूट और डेसिमल में नंबर कैसे होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, एंड नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए, नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया? अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये क्या है? मतलब मैंने रूट लिखा 2, ठीक है ना, तो इसका अगर हमने वैल्यू निकाला तो 1.414 के समथिंग आता है, और ये चलता जाता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। ठीक है ना, ये न खत्म होता है, जो खत्म नहीं होता है नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है।
ये रिपीट भी नहीं हो रहा कि 44444 आता जाए, ये रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसलिए रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर। रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर। रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर। एक आता है रूट 4, क्या रूट 4 इरेशनल नंबर है? तो देखो भाई 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, इसको हम बनाएंगे अंडर रूट 2 इंटू 2 और एक पेयर बना के बाहर आ जाएगा, इसलिए इरेशनल नंबर, क्योंकि तो टर्मिनेट हो गया, और जो टर्मिनेट हो जाते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं कहलाते हैं। ठीक है ना, इरेशनल नंबर की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। इरेशनल नंबर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर आपने समझ लिया, ये भी दो पार्ट में होते हैं बेटा। एक क्या होते हैं, नॉन इंटीजर्स होते हैं, नॉन इंटीजर्स, ठीक है ना, और एक इंटीजर्स, ठीक है ना, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक नंबर लाइन में यहाँ पे 0 होता है, इधर पॉजिटिव साइन होता है और इधर निगेटिव साइन होता है। मतलब इंटीजर्स वे होते हैं जिसमें एक होल नंबर आता है और एक निगेटिव नंबर आता है, निगेटिव आता है, ठीक है ना। तो होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। निगेटिव नंबर -1 -2 -3, ठीक है ना। तो ये इंटीजर्स का है। नॉन इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, आपका एक डेसिमल पार्ट आ जाएगा और एक फ्रैक्शन पार्ट आ जाएगा। तो फ्रैक्शन नंबर डेसिमल में कैसे होनी चाहिए, टर्मिनेट हो जानी चाहिए, टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, और रिपीटेड होनी चाहिए, रिपीटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो रिपीट होना चाहिए या टर्मिनेट हो जाए, जैसे मैंने बोल दिया 1.5, ये टर्मिनेट हो गया, इसके आगे कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। या रिपीट होना चाहिए 1.5555, ऐसे 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 चलता जाए, कभी खत्म ना हो, क्योंकि ये यहाँ पे हम बार लगा के इसको हम रोक सकते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर का, नॉन इंटीजर्स नंबर का डेसिमल फॉर्म। और फ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे हमने 2/3 लिख दिया, 5/4 लिख दिया, लिख सकते हैं, जो बोल रहा हूँ जरूरी थोड़ा ना वही लिखना। ये तो इतना भी समझ में आ गया, रेशनल इरेशनल बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नंबर और टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा होगा शुरू में ही, जब फोर्थ फिफ्थ में पढ़े होगे कि एक इवन नंबर होता है, ओड नंबर होता है, और क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना, और कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होते, और भी टाइप के नंबर होते हैं, बाकी आप कमेंट करके बताना कि और कितने टाइप के नंबर। इवन नंबर सभी को पता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, और नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, मतलब ऐसे दुनिया की जितने भी नंबर जिसमें 2 का भाग चला जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। दुनिया के सभी नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसमें किसी का भाग ही ना जाए, किसी से डिवाइड होना, उसी नंबर से डिवाइड हो, या तो 1 जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है, कंफ्यूज मत होना, जिसका कॉमन फैक्टर 2 आए, ठीक है ना, मतलब एक 1 हो और एक वही का वही नंबर, जैसे मैंने लिख दिया 2 3 5 7 9 है क्या, नहीं 9 नहीं, फिर 11, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर जिसमें किसी का भी डिवाइड ना जाए, सिर्फ वही नंबर का जाए, या तो फिर 1 का जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 1 प्राइम नंबर है? आप कमेंट करके जरूर मेरे को बताना कि 1 क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है। अब को प्राइम नंबर क्या होती है बेटा, को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर, ऐसे ध्यान से सुनना, ऐसे दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाती है, को प्राइम नंबर, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। वही जैसे मैंने लिख दिया 3 और 4, इन दोनों कॉमन फैक्टर क्या है, 1। 4 एंड 5, इन दोनों कॉमन फैक्टर 1, तो यही कहलाते हैं हमारे को प्राइम नंबर, किसी भी दो नंबर का जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, वो को प्राइम। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं मेरे भाई, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा है, जैसे मैंने लिख दिया 4, 4 का फैक्टर 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से, 2 से ज्यादा जिसके कॉमन फैक्टर आते हैं वही कहलाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ये समझ में आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर के बारे में इतना जान लो, बहुत काम आएगा आपको, ठीक है ना। अब हम सेकेंड बात करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स।
ठीक है ना। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के लिए इसको हमें हटाना पड़ेगा। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स? तो आप डिफिनेशन बुक से पढ़ लेना, पर वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी कंपोजिट नंबर जस्ट बताया, तो जितने भी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ मल्टीपल ऑफ अ प्राइम या प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम। ठीक है ना। जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसको हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, प्राइम के मल्टीपल में लिख सकते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं। एक ले लो 360, इसके तुम अगर फैक्टर करो 360 को क्या लिख सकते हो? 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 0 आ जाएगा। ठीक, 2 9 जा 80, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, अब 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा, मतलब देखा यहाँ पे कि तुम 360 को क्या लिख सकते हो? 360 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है। तो जितने भी हैं नंबर हमने यहाँ पे लिखा है, ये सभी तो प्राइम नंबर हैं। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी नंबर आएंगे तो फंडामेंटल थ्योरम आएंगे, जितना भी अगर कोई नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है कि 2 से ज्यादा इसके फैक्टर है, इसके जो प्रोडक्ट आएंगे वो हमेशा प्राइम आएंगे और सिर्फ प्राइम आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हम बात करते हैं एक और नंबर लेके 420 लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 2 से तो जा ही नहीं रहा, 2 से क्यों करना है, इसको 3 से करो। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, अब 3 से भी नहीं जाएगा, 5 7 जा 35, अब 7 1 जा 7। तो मतलब यहाँ पे भी तुम अगर 420 को देखोगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, ये समझ में आ गया कि जितने भी कंपोजिट नंबर है इसको सिर्फ हमारे लिखने का एक ही तरीका है और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम को उसमें लिख सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आ गया। अब एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर हमने कर लिया, नंबर भी हमारे दो हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम एलसीएम फाइंड करते हैं, यही दो नंबर। ठीक है ना। एलसीएम निकालना है किसका? 360 का और 420 का। तो एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। इसको अगर देखो, इसमें 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 3। 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो 3 के पावर 2 और 5 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। इसी तरह ये 2 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है, 5 एंड 7। ठीक है ना। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जिसमें ज्यादा 2 होंगे उसी वाले नंबर को हम ले लेंगे। ठीक है ना। जिसमें ज्यादा पावर होंगे वही नंबर हमारा एलसीएम में चला जाए। देखो इसमें 2 के पावर 2 है। ठीक है ना, इसको बॉक्स के अंदर भर दूं तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। 2 के पावर 2 है, इसमें 2 पावर 3 है। तो एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर है उसको हमने ले लिया, 2 पावर 3 हमने यहाँ पे ले लिया। फिर इसके बाद इसमें सिर्फ सिंगल 3 है, इसमें 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 भी आ जाएगा। 5 1 टाइम्स है तो 5 1 टाइम्स ले लेंगे, मतलब 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, एक ही बात है ना। अगर 5 की पावर 2 यहाँ पे होते तो ये वाला 5 यहाँ पे ले लेते, पर इसमें भी 5 है इसमें 5 है तो एक बार लेंगे। और क्या बच गया? 7 बच गया, तो मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 3 मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 8 9 जा 72, 72 5 जा 72 5 जा मल्टीप्लाई करके देख लो। 5 2 जा 10, 7 5 जा 35 36, और 36 7 जा 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, कैरी 4 एंड 7 3 8 जा 21 4 25। कितना आ गया मेरे भाई? 2520। यही तो एलसीएम है। तो एलसीएम फाइंड करना आपने सीख लिया। ये हमारे दो नंबर है, इसका हमने प्राइम फैक्टर ऑलरेडी करके रखा था इसलिए हमने फिर से नहीं किया। और एक ये नंबर है, इसका भी हमने प्राइम फैक्टर किया और दोनों का हमने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम इतना आ गया। अब बात करते हैं इसी का एचसीएफ की बात करें। एचसीएफ का, तो एचसीएफ किसका? 360 का और 420 का। तो जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ मतलब होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
ठीक है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जिसमें हाईएस्ट कॉमन हो, इसमें 2 की पावर 3, इसमें 2 की पावर 3, इसमें 2 की पावर 2, तो कॉमन क्या आएगा 2 की पावर 2, तो हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा 2 की पावर 2। इसमें भी 3 है 1 टाइम्स, इसमें 3 2 टाइम्स है, तो जो 1 टाइम्स है उसको हम ले लेंगे 3, इसमें सिंगल है तो 3 इसमें आ जाएगा। और क्या कॉमन है बेटा 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 भी आ जाएगा। 7 इसमें है बट इसमें 7 नहीं है तो 7 को हम नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 जो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 3 जा 12 5 जा 60, तो इससे अब आ गया बेटा 60। तो एलसीएम और एचसीएफ आपको आसानी से फाइंड करना आ गया, तो हमने 3 टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ के बीच का रिलेशन, ठीक है ना। तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। आपको क्या पता है कि इन दो नंबर का तुम मल्टीप्लाई करोगे या इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करो एलसीएम और एचसीएफ का, तुम्हारा एक दूसरे के इक्वल आएगा। मतलब रिलेशन ये कहता है कि रिलेशन बिटवीन यहाँ है, ठीक है ना, रिलेशन ये बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो मान लेते हैं फर्स्ट नंबर को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे किससे, सेकेंड नंबर को, सेकेंड नंबर से, तो ये क्या आ जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ आ जाएगा। ये फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर से करोगे तो एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, ये दोनों। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 360 था, सेकेंड नंबर 420 था, एलसीएम कितना है 2520 मल्टीप्लाई बाई 60। तो आपको यकीन ना हो तो इधर का मल्टीप्लाई करना और इधर का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक सेम ही मिलेगा, क्योंकि बीच में ऑलरेडी इक्वल लगा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये आता है क्या कि आपको एलसीएम पता है और ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पता हो तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें 3 से प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। या आपको एचसीएफ पता हो तो और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पता हो तो एलसीएम हम फाइंड कर सकते हैं, या एलसीएम एचसीएफ पता हो सेकंड नंबर नहीं पता हो फर्स्ट नंबर पता हो तो हम सेकंड नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि इफ एलसीएम ऑफ 360 एंड 420 इज कितना आया एलसीएम में 2520, देन फाइंड एचसीएफ, ठीक है ना। एलसीएम दिया है, ठीक है, एलसीएम दिया है तो फिर से इसके फैक्टर करने के लिए एचसीएफ निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहीं से फर्स्ट नंबर भी दिया है 360, सेकेंड नंबर दिया है 420 और एलसीएम दिया है कितना 2520, एचसीएफ नहीं पता तो एचसीएफ को एचसीएफ लिख देंगे। ये कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से हट के चलो 360 मल्टीप्लाई 420 अपॉन 2520 इक्वल टू एचसीएफ। काट दो, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 6 6 36 जीरो और जीरो कट गया ना, 6 4 जा 24 और 6 2 जा 42 से 42 कट गया, कितना आ गया मेरे भाई 60 एचसीएफ, कितना आ गया 60। यही तो चाहिए थे, मतलब यही तो आया है हमारा। तो इतना समझ में आ गया रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, ये वाला था। तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ तक। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है क्या, प्रूव रूट टू इज इरेशनल है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। अक्सर ये क्वेश्चन एक ना एक पूछेगा और 2 मार्क्स का पूछेगा, तो इसलिए इसको ध्यान देना। क्वेश्चन है कि प्रूव करो रूट टू इरेशनल। आपको पता है कि रूट टू क्या है, इरेशनल है, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा है कि रूट टू इरेशनल है, पर इसको प्रूव भी तो करना है, तो चलिए हम प्रूव करते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे, अब इसमें ऐसा करेंगे कि आपको पता है कि ये इरेशनल है, तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मैथ में मानना ही तो है कि ये इरेशनल नहीं है रेशनल है, ठीक है ना, हमें ये मानना है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज रेशनल। क्या होता है बेटा मैथ में हमको मान के चलना है, मान लेते हैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना, मैथ के स्टूडेंट ऐसे ही तो होते हैं। तो लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज रेशनल, ठीक है ना, अगर रूट टू रेशनल है हमने मान लिया, तो अगर ये रूट टू रेशनल है तो रूट टू किस फॉर्म में होगा, पी वाई क्यू के फॉर्म, पी वाई क्यू लिखो या ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा, तो रूट टू ए अपॉन बी। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अभी मैंने बताया कि अगर ये रेशनल नंबर है
तो इसका ए और बी कैसा होना चाहिए, को प्राइम में होना चाहिए। तो ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 4/5, इन दोनों कॉमन फैक्टर क्या है 1, यही तो को प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो ए और बी कैसे होने चाहिए, को प्राइम में, ठीक है ना। अब हम इसमें स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो यहाँ लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। तो ये √2 का स्क्वायर होगा मेरे भाई, और ये a/b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा b का स्क्वायर। b का स्क्वायर को इधर भेज दो और 2 को नीचे चला जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा a²/2, ठीक है, ये आया। तो यहाँ पे देख रहे हो कि a² इज डिविजिबल बाई 2, a² 2 से डिविजिबल है, तो आपको पता है कि ए बी क्या होगा, a इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। जो a है वो भी 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने बोला कि ये को प्राइम होना चाहिए, पर इसका फैक्टर क्या आ रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अब अगर हम b को भी देखें, मान लेते हैं अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट a इक्वल टू 2c हो सकता है। 2c हम लेट कर लिए, यहाँ पे जो c है क्या है, इज एन इंटीजर, ठीक है ना। ये c क्या है, इंटीजर। इसका मतलब समझ रहे हो कि 2 का अगर मल्टीपल इसमें a की जगह में हम अगर कोई भी इंटीजर रखेंगे तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो हमने बोला कि a की जगह हमने 2c रख के देखा, तो b² इक्वल टू इसकी जगह में हम 2c रखें तो 2c का स्क्वायर/2, तो b² इक्वल टू 4c²/2, 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर 2, ये इससे कैंसिल होगा तो 2c², तो b² इक्वल टू 2c², तो इसके नीचे चला जाएगा, मतलब c² क्या निकाल लिया आपने, b²/2। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या देख रहे हो कि b² भी 2 से डिवाइड है, तो b² इज डिविजिबल बाई 2, तो b भी तो 2 से डिविजिबल होगा, b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना। यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर इन दोनों का 1 आना चाहिए, क्योंकि ये को प्राइम है। हमने यहाँ पे पहले कंडीशन दे दिया था, पर इसका कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, रेशनल नंबर नहीं। तो हम यहाँ पे बोल देंगे हेयर a and b having common factor is 2, so ठीक है ना, कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है, सो दिस contradiction arisen because of our wrong assumption, ठीक है ना मेरे भाई। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गलत ही तो यहाँ पे लिया था। हमको पता है कि √2 क्या है, रेशनल है, इरेशनल है, फिर भी हम इसको मान लिए कि रेशनल है। तो ऐसा कंट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि हमको जो पता है उसका जस्ट हम अपोजिट ले रहे हैं, तो ऐसा इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर √2 इज व्हाट, इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। आपको समझ में आ गया होगा। ये अभी इंट्रोडक्शन पार्ट था इस चैप्टर का। अभी इस चैप्टर में हम जितने भी एग्जाम्पल है, ठीक है ना, जितने भी एक्सरसाइज हैं वो सब कवर करेंगे। इसके अलावा भी प्रीवियस 10 ईयर के पेपर में जितने क्वेश्चन बने होंगे वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थैंक यू।